मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जैसे हम लोग पढ़ा था ना मोलर मास, वैसे ही यहाँ पर मोलर वॉल्यूम होगा। अब कहिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मोलर मास था एक मोल कोई भी केमिकल स्पीसीज, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, अगर एक मोल है तो उसका जो मास होगा एक मोल का, वही मोलर मास कहलाएगा ग्राम में। बात समझ? तब मोलर वॉल्यूम क्या होगा? सेम वही सिचुएशन, एक मोल कोई भी केमिकल स्पीसीज हो, चाहे हो एटम्स, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे आयन, अगर एक मोल है तो उसका जितना वॉल्यूम होगा वही मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। अब कहेगा जो जिनका आज क्लास है वो समझ लें, मोलर का मतलब होता है एक मोल, एक मोल का मतलब होता है कितना पार्टिकल? 6.022 10 का पावर 23 पार्टिकल, ये एक मोल है ना? इसी को हम लोग एक मोल बोलते हैं। इतना संख्या जो है ना उसी को एक मोल कहते हैं। और इतना मान लीजिए कि कोई एटम्स है, इतना एटम्स ऑफ सोडियम मान लीजिए कि हमने लिख दिया, यानी कहने का मतलब कि एक मोल सोडियम का एटम या इतना एटम सोडियम का, दोनों का बात बराबर है। हम बोले 12 अंडा चाहे 1 दर्जन अंडा, कोई अंतर होगा? नहीं होगा। 12 अंडा बोले यानी नंबर में बोल दिए, अगर 1 दर्जन अंडा बोले मतलब वो नंबर में नहीं है, कॉमनली हम 12 को 1 दर्जन कहते हैं, इसलिए हमने 1 दर्जन बता दिया, है ना? तो हम एक मोल एटम कहें चाहे 6.022 10 का पावर 23 एटम कहें, तो इतना एटम को तराजू पर रख के तुमने तौला तो इसका मास आ गया मान लीजिए कितना? 23 ग्राम। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास। यही होता है मोलर मास, यानी एक मोल एटम के मास को मोलर मास कहा जाता है। तब कहिएगा मोलर वॉल्यूम क्या होगा? तो एक मोल एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस का जो वॉल्यूम होगा उसी को क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यानी एक मोल कोई भी केमिकल स्पीसीज है उसका मास मोलर मास होता है, और एक मोल कोई भी केमिकल स्पीसीज है उसका जो वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। तो अब डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखते हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल any chemical species, any chemical 1 मोल पार्टिकल्स लिखिएगा, 1 मोल पार्टिकल्स चाहे 6.022 10 का पावर 23 particles of any chemical species in gram any chemical species volume of 1 mole particles चाहे 6.022 or 23 particles of any chemical species is called क्या? मोलर वॉल्यूम। सीधा सीधा बात लिखवाई हमने कि एक मोल कोई भी पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, सीधा सीधा। अगर कोई पूछे कि मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करिए, सीधा लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। बात समझ में आया? अब देखिए कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब देखिए ये तो कोई भी टेम्परेचर प्रेशर पे है, लेकिन अगर हम बोले
कि टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स किया जाए तब सिचुएशन क्या होगा। ये है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, और यहां पर ब्रैकेट में डाल दो एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर का बात है। यानी टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 मोल अगर कोई गैस है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वही क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक ना। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, अब ब्रैकेट में एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब ये एनी पार्टिकल का लिख दिया हम यहाँ पर, एक लाइन और भी यहाँ लिखो गैस के लिए, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एनी गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, at any temperature and pressure is called molar volume, is called molar volume। सिंपल बात ये भी हम लिखते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एनी गैस at any temperature and pressure is called molar volume। कोई भी गैस अगर 1 मोल है, चाहे टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो, उसके वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां से 2 सिचुएशन आएगा, एक एसटीपी का बात आएगा, एक आरटीपी का बात आएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और रूम टेम्परेचर प्रेशर का बात आएगा। लिख लिया इसको सब लोग, बेटा इसको। अब हम यहां पर बात करेंगे मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी और एक बात करेंगे मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी, ठीक है। बताते हैं इसको, देखिए फर्स्ट इसमें केस लिखिए, फर्स्ट केस क्या होगा, लिखिएगा मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी, दोनों एक ही चीज है जी, एसटीपी चाहे एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहिए चाहे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये दोनों एक ही चीज को कहा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये है क्या, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है ना। तो देखिएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमेशा मोल तो हम लोग का 1 रहेगा, 1 मोल, क्योंकि मोलर का बात हो रहा है, तो मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल। इस कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। कितना रखते हैं हम लोग प्रेशर, 1 atm। कितना प्रेशर रखेंगे, 1 atm। पता ना बताया था पिछले क्लास में, 1 atm, 1 atm प्रेशर रखना है। टेम्परेचर कितना रखना है, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखना है, मतलब 273 केल्विन रखना है, ये फिक्स वैल्यू होता है। यदि एसटीपी का बात करें चाहे एनटीपी का, वहां पर क्या क्या फिक्स रहेगा, मोल फिक्स रहेगा, कितना रहेगा, 1, प्रेशर फिक्स होगा कितना, 1 atm, और टेम्परेचर फिक्स होगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। अब इस फार्मूला का यूज करो, PV nRT, ये इक्वेशन पिछले क्लास बताए थे हम, आइडियल गैस इक्वेशन जो कहते हैं। यहां से हमको निकालने बोला है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, nRT/P। n कितना है बोलिए तो 1 मोल है ना। R का वैल्यू हम लिखवा चुके हैं आप लोगों को, 0.0821 लीटर atm पर मोल पर केल्विन, यही ना यूनिट लिखवाए थे इसका। और टेम्परेचर कितना रखना है, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना रखना है, 1 atm। इसी का कैलकुलेशन करना है। अब क्या देखो, ये एटीएम से ये एटीएम कैंसिल हो गया, केल्विन है, अब पर केल्विन कैंसिल हो गया,
ये देखो मोल और पर मोल कैंसिल हो गया, तो गुना करेंगे इसका तो लीटर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर। इसको जैसे ही आप गुना करेंगे तो ये आएगा V इक्वल टू 22.4 लीटर। आप गुना करके देख सकते हैं 22.4 लीटर आएगा या 22,400 मिलीलीटर आएगा। 22.4 लीटर अगर गुना करिएगा तो आएगा। अब यहाँ से फिक्स हो गया। हम कभी भी ये बात आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ देगा कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होगा, तो 22.4। कोई भी गैस हो, हम पहले ही लिख दिए हैं, कोई भी गैस हो, अगर एसटीपी का कंडीशन है तो सारे गैस का वॉल्यूम सेम हो जाएगा और वो कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। बात समझ आया? कोई भी गैस रहे, गैस से कोई मतलब नहीं है, कोई भी गैस है, अगर कंडीशन है एसटीपी का, आंख मूंद करके उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर 1 मोल का। ठीक ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कहा जाता है। यानी यहाँ जो भी आया ये मोलर वॉल्यूम कहलाएगा एट एसटीपी। मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी दोनों एक ही चीज है, एसटीपी और एनटीपी। नोट करिए जल्दी फटाफट। गैस कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा मोलर वॉल्यूम कितना रहेगा, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। हो गया? अब देखिए सेकंड केस, सेकंड मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी। आरटीपी का मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर। बस ये वाला बदल जाएगा, ये हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। आप जोड़ के देखिए तो आ जाएगा उसमें 298 केल्विन। बाकी सब कुछ सेम है, बस केवल टेम्परेचर में बदलाव होगा। टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, यहाँ पे 298 कर दीजिए और जब इसका गुणा करिएगा ना तो ये आ जाएगा 24.46 लीटर या 24,460 लीटर ml। 460 24,460 ml, इसको हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर प्रेशर। जल्दी फटाफट केस सेकंड नोट करिए। कोई भी गैस है, अगर 1 मोल है और आरटीपी पर उसका वॉल्यूम निकालना है तो सीधा निकालने की जरूरत नहीं है, रट जाओ 24.46 लीटर और एसटीपी पर बोलेगा तो 22.4, ठीक ना।
क्या कितना देर लेट्स गो। चलो चलिए अब एक नया चीज सीखते हैं हम लोग। ये दो चीज सीख लिए। अब हेड डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ density of any gas at STP and RTP। STP और RTP पर हम लोग किसी भी गैस के डेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, पहले हम लिखते हैं जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल का पहले फॉर्मूला देते हैं। लिखते हैं डेंसिटी ऑफ गैस एट डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी, या इसी को हम लोग एनटीपी भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? द मोलर मास of the gas by molar volume at STP और NTP, जो कि कितना होता है बोलो? 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये किस पर हुआ जी? तो एसटीपी पर हो गया। बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल आपसे बोला जाए कि ऑक्सीजन गैस का डेंसिटी बताइए, एसटीपी पर क्या होगा? द डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। देखिए तो मोलर मास बाय मोलर वॉल्यूम डेंसिटी हो गया कि नहीं हो गया? तो ये ऑक्सीजन गैस का अगर तुमको डेंसिटी पूछा जाए कि क्या होगा, तो ऑक्सीजन गैस का डेंसिटी हम यहाँ क्वेश्चन में लिख देते हैं, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ O2 गैस, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ O2 गैस एट एसटीपी और एनटीपी। कैलकुलेट करने बोल रहा है तो नहीं निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी? तो डेंसिटी ऑफ O2 गैस एट एसटीपी निकालना है। तब O2 का मोलर मास कितना? 32 ग्राम। मोलर मास मतलब ग्राम, तो 32 ग्राम। अब मोलर वॉल्यूम 22.4, देखो तो ग्राम पर लीटर यूनिट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या इसको हम एमएल में भी लिख सकते हैं, 32 बाई 22,400 ग्राम पर एमएल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, अरे समझे ये? कोई भी गैस का मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 होगा और आरटीपी पर 24.46 लीटर होगा। अगर डेंसिटी पूछ दे एसटीपी पर कोई भी गैस का, तो उसका मोलर मास ले लीजिए, अब 22.4 लीटर से या 22,400 में से भाग दीजिए। ठीक ना? गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है जी, बहुत कम। देख लीजिए आप यहां से भी बता सकते हैं, जितना ज्यादा डेंसिटी सॉलिड का होता है उससे कम होता है लिक्विड का, और गैस का तो डेंसिटी 9 के बराबर होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम। आप देख सकते हैं कि 32 कितना छोटा है, अब 22,400 कितना बड़ा है। डिनोमिनेटर में इतना बड़ा है कि इससे भाग देंगे तो वैल्यू क्या होगा? बहुत छोटा है। इसीलिए कहा जाता है सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड का, फिर लिक्विड का, और सबसे कम किसका? गैस का। ठीक ना?
हो गया ये। किसी भी गैस का डेंसिटी आप एसटीपी पर या एनटीपी पर निकाल सकते हैं। एसटीपी एनटीपी दोनों एक ही चीज होता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आरटीपी का। बस यहाँ पर केवल अपना बदलाव आप लोग कर लीजिए, ऐड आरटीपी कर दीजिए यहाँ पर, रूम टेम्परेचर प्रेशर। बस ये मोलर मास अब तक गैस रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर मोलर वॉल्यूम ऐड क्या आ जाएगा, आरटीपी, और ये हो जाएगा 24.46 लीटर। 24.46 लीटर या 24,460 मिलीलीटर। यही नोट करिए, इस ऊपर वाला नहीं, केवल ये फॉर्मूला नोट करिए। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन यही रहेगा, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ऑटो गैस एट आरटीपी। एट आरटीपी तो यहाँ पर केवल आरटीपी लगा देना है, और यहाँ पे 24.46 से भाग देना है, या 24,460 Let's go. Internet. ये क्वेश्चन लिखिए आप लोग। Calculate density of H2 gas and O3 gas at STP and RTP। दोनों पर होना, ये तो STP पर भी और RTP पर भी निकालिए दोनों गैस का डेंसिटी। जल्दी जल्दी, दोनों गैस का डेंसिटी एसटीपी और आरटीपी दोनों पे बताना है। Solution. Density of H2 gas at HTP. Density of H2 gas at RTP. Density of O3 gas at HTP. Density of O3 gas at RTP। ये हो जाएगा आपका 2/22.4
4 2/22.4 ग्राम पर लीटर या 2/22,400 ग्राम पर ml। ये हो जाएगा 2/24.46 ग्राम पर लीटर, और ये जो है 2/24,460 ग्राम पर ml। ये हो जाएगा 48 ना, 48/22.4 ग्राम पर लीटर और 48/22,400 ग्राम पर ml। 48/24.46 ग्राम पर लीटर और 48/24,460 ग्राम पर ml। हो गया। हो गया। अब लिखिए, हेडिंग डालिएगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी यहाँ लिखते हैं रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ two gases at constant temperature and pressure is called ratio of density of two gases at constant temperature and pressure is called relative density। यानी दो गैस का रेशियो सेम टेम्परेचर प्रेशर पर जो होगा, दो गैस के डेंसिटी का रेशियो सेम टेम्परेचर प्रेशर पर जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक ना। जैसे फार्मूला देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, मान लीजिए कि दो गैस हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ गैस 1 बाई डेंसिटी ऑफ गैस 2। दो गैस का डेंसिटी का रेशियो ले लिए। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो हम यहां लिख सकते हैं मास ऑफ गैस 1 बाय वॉल्यूम ऑफ गैस 1। फिर टोटल का बट्टा मास ऑफ गैस 2 बाय
वॉल्यूम ऑफ गैस टू, देख लो दोनों गैस के डेंसिटी का रेशियो हम लिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना। अब जरा देखो हम लैंग्वेज में क्या लिखे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अलग अलग गैस का वॉल्यूम सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी ना हम लिखे थे कि अगर एसटीपी है, मान लीजिए एसटीपी पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, तो कोई भी गैस हो उस सबका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। अगर आरटीपी है तो उस टेम्परेचर पर कोई भी गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 24.46 लीटर होगा। यानी ये बात तय हो गया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे सारे गैस का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो गैस 1 का जो वॉल्यूम है और जो गैस 2 का वॉल्यूम है, क्या दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर क्या है, सेम है। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पर दोनों गैस का वॉल्यूम जब सेम हो गया तो इसको काट दीजिए, ये कट गया, देखिए। और जब ये कट गया तो अब ये क्या बन गया, ये हो जाएगा, देख लीजिए ये आ गया मास ऑफ गैस 1। अब वॉल्यूम का काम है खत्म हो गया, मास ऑफ गैस 1 अब बाई मास ऑफ गैस 2, देख लो काम ही खत्म हो गया वॉल्यूम का। यानी दो गैस का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो दो गैस के मोलर मास का रेशियो ले लीजिए, वही वेपर डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। समझ में? तो ये आपका फॉर्मूला है, नोट कीजिए, लिखना पड़ेगा इसको। किसी भी दो गैस का डेंसिटी का रेशियो जिसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, वो अगर कैलकुलेट करना हो तो हम सीधे उन दोनों गैस के मोलर मास का रेशियो ले लेंगे, वही हमारा रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हो गया, ये क्वेश्चन लिखिए तो लिखिए, बता दें। कैलकुलेट relative density, calculate relative density of O3 gas with respect to O2 गैस। रिलेटिव डेंसिटी निकालिए O3 गैस का O2 गैस के रेस्पेक्ट में। तो सॉल्यूशन तो बिल्कुल आसान हो गया इसका, कितना, अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए रिलेटिव
ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी समझिए पर है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ O3 बाय डेंसिटी ऑफ O2, यही ना पूछा है, डेंसिटी ऑफ O3 बाय डेंसिटी ऑफ O2। अब O3 का डेंसिटी है तो अब हम यहाँ सीधे लिखते हैं मास ऑफ O3 बाय मास ऑफ O2, वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है, खत्म हो गया। तो O3 का मास 48, ये हो गया 16 गुना 32, ऑक्सीजन का 32 और ओजोन का 48। तो बताइए ये 16 48 और 16 गुना 32, ये देखिए तो क्या आ गया 1.5, नहीं आ गया 1.5। इसका मतलब ये है कि O3 का ओजोन का डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन से कितना गुना ज्यादा है जी, 1.5 टाइम्स ज्यादा है। ये बात भी आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन से ओजोन ज्यादा डेंस होता है, ओजोन का घनत्व ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, कितना गुना ज्यादा है तो 1.5 टाइम्स ज्यादा। बस नोट करिए इसको। और यही क्वेश्चन फिर एक बनाइए, कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस with respect to कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस with respect to कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लोरीन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो फार्मूला तो यही है ना जी, Cl2 गैस और CO2 गैस। अब जरा सोचिए, क्लोरीन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन का मोलर मास तो एक क्लोरीन का होता है, हाँ 71 होगा, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो दो क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा 71। आई देखिए ये हो जाएगा 44, 32 और 12 44, 32 12 44, भाग दे दीजिए इसमें 72 में 44 से भाग दे दीजिए, वन 1.61 हो जाएगा, 1.61 मतलब आप बोल सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कितना गुना है जी, 1.61 गुना ज्यादा डेंस है क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्लोरीन का घनत्व ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है, और कितना गुना ज्यादा होता है 1.61 टाइम्स ज्यादा होता है। हो गया, ये लिख दीजिएगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम कर दिए, यहाँ CO और यहाँ पे CO2 बनाइए। तो कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ CO2 गैस विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका हो जाएगा 44 और 22 28 ना,
भाग कर दीजिए कितना 1.57 अब ये देखो तो ये हो जाएगा 1.57 मतलब 1.57 टाइम्स ज्यादा डेंस होगा कार्बन डाइऑक्साइड किससे कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी के बारे में। वेपर डेंसिटी क्या होता है? बेटा इसको क्या कहें? चलिए अब हेडिंग डालिएगा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में VD लिखा रहता है उसमें। वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी समझिएगा रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ any gas with respect to, अब यहां फिक्स हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, with respect to हाइड्रोजन गैस at constant temperature and pressure is called vapor density। यानी इसमें भी दो गैस के डेंसिटी का रेशियो लेना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में होगा वो फिक्स हो जाएगा। वो कौन होगा? हाइड्रोजन होगा ऑलवेज। यहां लिखते हैं वेपर डेंसिटी VD इज इक्वल टू, समझिएगा, डेंसिटी ऑफ एनी गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज बताइए, हाइड्रोजन एटम होगा तब H, मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन हमेशा H के फॉर्म में थोड़ा एग्जिस्ट करता है, वो तो H2 के फॉर्म में आएगा। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होगा, O के फॉर्म में नहीं।
तो देखो, तो एक बात नहीं करो, डेंसिटी ऑफ एनी गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, सेम कांस्टेंट में प्रेशर है, तो ये हो जाएगा मास, मोलर मास या मास ऑफ एनी गैस बाय मास ऑफ H2 गैस, क्या ऐसे लिख दिया। अब देखिए, इसको तो हम लोग VT बोलते हैं, वेपर डेंसिटी, तो शॉर्टकट में बुक में ऐसे लिखा आता है VT इज इक्वल टू m हो गया मास ऑफ कोई भी गैस, अब बाय 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2, देखिए तो ये VT इक्वल टू m/2 हो गया, इसलिए m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी मान लीजिए कि किसी कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दिया है किसी गैस का, अब पूछ रहा है कि उसका मास बताइए क्या होगा, तो नहीं बता देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो मास निकल जाएगा उसका, ठीक है, नोट करो। यानी ये भी कुछ कुछ क्या है रिलेटिव डेंसिटी है, कुछ कुछ नहीं, ये भी रिलेटिव डेंसिटी ही है, बस हाइड्रोजन के आने से इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया वेपर डेंसिटी कर दिया गया, लेकिन है ये भी क्या रिलेटिव डेंसिटी। हो गया बेटा इसको, चलिए क्वेश्चन है, लिखिए तो क्वेश्चन है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ O2 gas and O3 gas, and also calculate the ratio, और क्या कैलकुलेट करना है दोनों का रेशियो भी निकालना है, यानी पहले तो दोनों का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना, पहले तो आप दोनों का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, बोर्ड ऐसा है कलर चेंज नहीं होता है इसका, ये दाब दिए लिखेंगे तो ये हाथ से ऐसे लिखा है, कलम से उजला हो जाए, देखो जादू है अगर यही लिखता है सर वेपर डेंसिटी is equal to density of O2 by density of H2, है ना, तो O2 हो गया 32, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मास का जिक्र कर देंगे, ये हो जाएगा MO2 by MH2, ये हो गया 32/2, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितने आ जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी से 16 आ गया, यानी हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ O2 ये 16 गुना ज्यादा होता है किसके डेंसिटी से, हाइड्रोजन के डेंसिटी से, बात हो गया। अगर वही हम बात करें किसका वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन का, तो DO3/DH2 का ये हो गया MO3/2
हाँ MO3 हो गया 48/2, 24 आ गया कि नहीं आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ O3 जो है वो 24 गुना ज्यादा है किसके डेंसिटी से, हाइड्रोजन के डेंसिटी से, ठीक ना। और इन दोनों का रेशियो भी निकालना है, तो इन दोनों का रेशियो कैसे निकलेगा, ये जरा देखते हैं हम लोग। इन दोनों का रेशियो, रेशियो है ना, पेन का कोई काम है, रेशियो हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी और किसका O2 बाई वेपर डेंसिटी O3 है ना। O2 का वेपर डेंसिटी 16, आई हो गया 24, ये हो जाएगा 2:3, 0.67 हो गया, बात क्लियर होगा। दोनों का पहले वेपर डेंसिटी निकाले, अगर रेशियो पूछेगा तो दोनों का वेपर डेंसिटी निकाल कर उन दोनों का रेशियो ले लीजिए, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पर CO2 गैस और यहाँ पर रख दीजिएगा CO गैस, जल्दी बनाइए। तो CO2 गैस और CO गैस सेम ही क्वेश्चन है। गया, तो यहाँ पे लिख जाता है वेपर डेंसिटी किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो जाएगा कितना 44/2, तो ये आ जाएगा 22 ना। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ CO2 बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये 44/2, तो ये 22 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि CO2 का डेंसिटी 22 गुना ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। अगर हम लिखते हैं CO वेपर डेंसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ CO बाई डेंसिटी ऑफ H2, तो ये हो जाएगा 28/2, मतलब कितना 14 का डेंसिटी ऑफ CO जो है वो 14 गुना ज्यादा है हाइड्रोजन के डेंसिटी से। और इन दोनों का अगर रेशियो का बात किया जाए तो डिजायर्ड रेशियो ये हो जाएगा वेपर डेंसिटी किसका, CO2 का ना, अब बाई वेपर डेंसिटी किसका, तो CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का।
ये हो जाएगा 22/14, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 11 22। इसको भाग दीजिएगा 7 से ये 1.4, 0 7 चौक 28, 7 5 35 है ना, 5 का 50 है, 7 6 42, 7 49, ये हो जाएगा 1। एक हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया है। एक आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी हेडिंग डाल दीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं यहाँ पर रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ any compound, ratio of density of any compound with respect to density of water is called a specific gravity. Specific gravity, ratio of density of any compound with respect to density of water is called a specific gravity। मतलब specific gravity is equal to density of any compound by density of water अब यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एनी कंपाउंड डी एनी कंपाउंड, अब भाई वाटर का डेंसिटी कितना 1 ग्राम पर ml, ये तो हो गया 1। अब देख लो ये सीधी सी बात आ गया, स्पेसिफिक रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी is equal to density of any compound, ही क्या कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी भी कंपाउंड का डेंसिटी जो होता है वही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन यूनिटलेस हो जाएगा क्योंकि ये रेशियो का बात हो रहा है ना, तो इसका भी ग्राम पर लीटर तो इसका भी ग्राम पर लीटर, तो कैंसिल हो जाएगा। यानी अभी तक जितना भी तुम टर्म पढ़े, चाहे वो रिलेटिव डेंसिटी, चाहे वेपर डेंसिटी, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब यूनिटलेस टर्म है। वो एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है दो डेंसिटी का, इसी कारण से वो क्या है यूनिटलेस है, उसका यूनिट नहीं है। करिए
हो गया। तो यहाँ पर नीचे एक पॉइंट मेंशन कर दीजिए नोट में, लिखिएगा रिलेटिव डेंसिटी वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी वेपर डेंसिटी specific gravity, all are unitless term। ये सारा का सारा कैसा टर्म है जी? यूनिटलेस टर्म। एक हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक एक हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्स होता है, मतलब कि क्या बोले उसको, इनवर्स वाला बात होता है। जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है ना वो ये वॉल्यूम बाय मास होता है, उल्टा होता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे वॉल्यूम पर यूनिट मास is called a specific volume। A specific volume per unit mass is called a specific volume। और जबकि डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसका उल्टा होता है। यानी हम यहाँ लिखते हैं कि स्पेसिफिक volume is equal to volume by mass। वॉल्यूम बाय मास, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाय डेंसिटी। लिख सकते हैं 1 बाय डेंसिटी जो होगा रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी का स्पेसिफिक वॉल्यूम। और डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर या ग्राम पर एमएल, इसका होता है एमएल पर ग्राम, ठीक ना। यहाँ नीचे देते हैं यहाँ पर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मीटर क्यूब पर केजी या लीटर पर केजी या लीटर पर ग्राम या लीटर पर ग्राम, ये लिख सकते हैं, है ना। या फिर एमएल पर ग्राम लिख सकते हैं। ये सब यूनिट में आता है। हो गया। अब थोड़ा सा हम मोल कॉन्सेप्ट में, मोल का इतना पॉइंट हम पढ़ा दिया, थोड़ा सा इसको एक जगह पर संक्षेप में बता देते हैं कि कैसे हम लोग मोल का यूज करेंगे। यानी ये सब बेसिक चीज था जो हम लोग केमिस्ट्री में आगे उपयोग में लाएंगे, है ना, इस्तेमाल होगा।
ये सब टर्म को जानना बहुत जरूरी होता है बेटा। इसको लिखिए सब लोग। अब यहाँ पर कंक्लूजन देखिए। कंक्लूजन क्या है? जैसे मोल इज ए जंक्शन पॉइंट। मोल क्या है? जंक्शन पॉइंट। जंक्शन मतलब समझते हो ना? जैसे पटना जंक्शन है। जंक्शन कहते किसको है? जहां पर जिस पॉइंट से 3-4 जगह जाने का रास्ता निकला हुआ हो उसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। जैसे पटना एक जंक्शन पॉइंट क्यों है? क्योंकि इधर से भी ट्रेन जाती है फतुहा वाला रूट से, फिर उधर दिल्ली निकल जाता है सीधे, उधर से गया की तरफ भी जाता है, फिर थोड़ा सा आगे जाओगे तो छपरा भी जाता है, वही दीघा होकर के उधर मुजफ्फरपुर की तरफ भी जाता है और छपरा सीवान गोपालगंज की तरफ भी जाता है। तो वो एक जंक्शन पॉइंट हो गया। हर एक स्टेशन पे जंक्शन नहीं लिखा होता है। देखिएगा, जंक्शन वहीं पे लिखा होता है जहां से 3-4 जगह जाने का रास्ता निकला हुआ है ना, वही जंक्शन लिखा जाता है। तो मोल भी एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि 3 टर्म को एक जगह एक से दूसरे में जोड़ने का काम करता है। यानी 3 डिस्ट्रिक्ट 3 राज्य को जोड़ रहा है। ये देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये एक हो गया इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास, और एक हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर टर्म से यहां आना है, मास टर्म पे आना है। अगर आपको नंबर टर्म से मास टर्म पे आना है, यहां से यहां जाना हो, चाहे यहां से यहां जाना हो, नंबर टर्म से मास टर्म पे आना हो, चाहे मास टर्म से नंबर टर्म पे जाना हो, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको पहले मोल पे आना होगा और फिर मोल आपको लेकर के आएगा नंबर टर्म से मास टर्म, या फिर मास से अगर आपको नंबर पे जाना है तो पहले आप मोल पे आइए और फिर मोल से आपको ये पहुंचा देगा कहां पे? मास टर्म पे। ठीक है। अगर आपको नंबर टर्म से वॉल्यूम टर्म पे आना है और वॉल्यूम टर्म से आपको नंबर टर्म पे जाना है तो आप डायरेक्ट ये काम नहीं कर सकते हैं। पहले आपको यहां आना होगा, ये आपको पहुंचाएगा यहां से यहां। इंटर कन्वर्जन दोनों सूत्र से आ जा सकता है। और आप डायरेक्ट यहां से भी यहां नहीं जा सकते हैं और ना आ सकते हैं, वो आपको भाया मोल होके आना जाना होगा। इसलिए कहा जाता है कि मोल एक क्या है? जंक्शन पॉइंट है। अब फार्मूला क्या डिसाइड किए थे हम, वो कंक्लूजन आपको यहीं दिखा दे। अगर आपको नंबर टर्म से पहले मोल पे आना होगा, फिर मोल से मास पर जाना होगा, तो नंबर से मोल पर आप कैसे आएंगे? तो गिवन नंबर में एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे तो मोल निकल जाएगा। यही ना फार्मूला लिखा है कि दिए हुए नंबर में एवोगाड्रो नंबर से भाग दोगे तो मोल निकल जाएगा। और जब मोल निकल जाए और मोल से हमको मास पे आना है तो उस एलिमेंट के या उस कंपाउंड के या उस आयन के मास से मोल में गुना कर दीजिए। यही ना रास्ता होता है कि नंबर दिया है और मास पूछ रहा है तो मोल पर आइए। मोल पर आने का तरीका क्या है? एवोगाड्रो नंबर से भाग दीजिए तो मोल पर आ जाएंगे। और जब मोल पर आ गए तो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से मोल में गुना कर दीजिए, मास पे पहुंच जाएंगे। बात समझ में? अगर हमको यहां से यहां आना हो तो नंबर से पहले मोल पर आएंगे। हमने एवोगाड्रो नंबर से भाग दिया, नंबर में मोल पर पहुंच गए। और फिर हमने क्या किया? वॉल्यूम निकालने का बात आया तो अगर मान लीजिए एसटीपी पर बोल रहा है, जो मोल आया उसमें 22.4 से गुना कर देंगे।
अगर आरटी का कुछ है तो जो मोल आया उसमें 24.46 लीटर से गुना कर देंगे। बात समझ में आया? क्योंकि एक मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर है, तो 4 मोल का कितना हो जाएगा? 4 गुने 22.4 नहीं हो जाएगा? यही ना तरीका है। अगर आपको वॉल्यूम से मास पर आना हो तो हमको फिर से मोल पे जाना होगा, वॉल या मास से वॉल्यूम पर जाना हो तब भी हमको मोल पे जाना होगा। यानी मास दिया हो तो पहले मोल निकालना होगा, और मोल जब निकल जाए तो उसमें 22.4 या 24.46 से गुना करने के बाद वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये एक जंक्शन पॉइंट हो गया जो इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है? जोड़ने का, कनेक्शन कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। बात समझ आया? तो ये हम लोगों का कंक्लूजन पॉइंट्स था। नोट कर लीजिए फटाफट नीचे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जल्दी बनाइए फटाफट। लिखिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो फटाफट। क्वेश्चन है, सब बनाएंगे। क्वेश्चन है 0.05 moles of oxygen atoms, oxygen atoms are present in present are present are present in CH3PO4 whole 2. Calculate number of moles of CH3PO4 whole 2 compound.
बोला है कि इस कंपाउंड में 0.05 मोल ऑक्सीजन है, तो बताइए इस कंपाउंड का कितना मोल होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मोल में ही है और मोल ही निकालना है, यानी कहीं दूसरे जगह भटकना नहीं है। मोल दिया है और मोल निकालना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले सब लोग समझिएगा। क्वेश्चन लिखिए, सब लोग लिख लिए, सब लोग जरा गौर से समझोगे, ध्यान से करेंगे। हम एक बात बताते हैं आपको, जैसे कोई भी कंपाउंड का निर्माण होता है तो उसमें एलिमेंट को एक फिक्स्ड स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में मिलाया जाता है। फिक्स्ड स्टोइकोमेट्रिक रेशियो मतलब समझते हो? जैसे मान लो कि तुमको पानी बनाना है, H2O बनाना है, तो हाइड्रोजन कितना एटम चाहिए? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का कितना एटम चाहिए? 1। उसी को स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। मतलब जितना एटम चाहिए और उतना एटम तुमको मिल गया तो तुम उसका मॉलिक्यूल तैयार कर सकते हो। कैसे? तो तुम उसको एक जगह पर मिला दो, एक जगह पर रख दो, वो अपने आप जुड़ जाएगा, क्योंकि जोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है ना। हम लोग एटम्स को जोड़ नहीं सकते हैं, वो सब नेचर का खेल है। बात समझ आया? वो काम करती है जोड़ने का, घटाने का, वो हम लोग के बस की बात नहीं है, ठीक ना। हाँ, हम लोग प्रॉपर रेशियो में एटम्स को मिक्स कर सकते हैं ताकि वो एक मॉलिक्यूल में निर्माण हो सके, कन्वर्ट हो सके। हम 2 हाइड्रोजन एटम लेकर ले और 1 ऑक्सीजन एटम लेकर दोनों को मिला दें तो हमको प्राप्त क्या होगा? H2O का एक मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। बात में हम क्या बोले? तो जरा सोचो, इस कैल्शियम फॉस्फेट में CH3PO4 ये कैल्शियम फॉस्फेट है। और इस कैल्शियम फॉस्फेट को बनाने के लिए हमको प्रत्येक एलिमेंट का कितना कितना एटम चाहिए? तो तुम देख रहे हो कैल्शियम का कितना एटम चाहिए? 3 एटम चाहिए, ठीक है। फास्फोरस का कितना एटम चाहिए? 2। देखो यहाँ पर 2 है ना, तो फास्फोरस का हमको 2 एटम चाहिए। ऑक्सीजन का कितना एटम चाहिए? तो 4 गुना 8, यानी हमको ऑक्सीजन का कितना एटम चाहिए? 8 एटम चाहिए। अगर हमको ऑक्सीजन का 8 एटम मिल गया, फास्फोरस का 2 एटम मिल गया और कैल्शियम का 3 एटम मिल गया, इनको हम मिक्स कर दिए तो हमको एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा, किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। बात में, यानी हम इसको ऐसे बोल दिए कि 3 मोल कैल्शियम, 2 मोल फास्फोरस और 8 मोल ऑक्सीजन को जब मिक्स करेंगे तो 1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिलेगा। यानी 3 मोल कैल्शियम, 2 मोल फास्फोरस और 8 मोल ऑक्सीजन को हमने जब मिक्स किया तो ये बन गया क्या? 1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट बन गया। यहां से हम निकल गया, हमारा आंसर आ गया। देखो कैसे। अब हमको ऑक्सीजन का यहाँ पर एक मोल दिया हुआ, ऑक्सीजन एटम का मोल दिया है, तो हम लिखेंगे कि 8 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट में मौजूद है ना। तो हम यहाँ लिखे 8 मोल ओ एटम्स present in 1 mole of CH3PO4 लिख दिए। इसलिए 1 मोल ओ एटम्स present in 1/8 moles of CH3PO4 इसलिए हमको निकालना कितना में है? 0.05। तो 0.05 मोल ओ एटम्स present in 1/8 into 0.05
3PO4 होल 2। यही तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे गुना भाग कर दीजिए, आंसर आ गया। यानी 0.05 मोल कितना में रहेगा? इतना में रहेगा, जबकि वही 8 मोल कितना में है? 1 मोल में। तो इसको जल्दी नोट करो और समझो, वरना बोलो समझ में आया? तुम क्या समझा? सिंपल स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन देखना है कि कितना कितना एटम मौजूद है, आज इतना में पूछा है, ऐसे एक एक नियम लगा करके बना लेना है। एक एक नियम इस 7वां 6वां में हम लोग पढ़े, ये इंटर का तो चीज है नहीं, ये 7वां 6वां का चीज है। यानी ये मोल से ही मोल का क्वेश्चन था, एक का मोल दिया है और एक का मोल पूछा जा रहा है। अब इतना डेप्थ में, अब तुम चाहोगे YouTube पर किसी का वीडियो तुम देख लेना, इतना अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट इतना बता दिए तुम लोग को, डेप्थ में एक और चीज नहीं मिलेगा। हो गया? यही सब चीज बारीकी से समझोगे तो नीट में या जेई का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब वही अगर तुम हवाबाजी वाला पढ़ाई कर लिए तो 12th तो कर लिए, घर वाला भी जान दिया, माई बाबू भी जान दिया कि बेटा तो बेटिया तो पढ़ ही लिया, लेकिन किया जीवन में कुछ हो नहीं, है ना? अगर इसको ध्यान लगा के कर लोगे तो सब चीज बनेगा। जैसे उस दिन तुम लोग बता रहे ना कि जब एक स्टैंडर्ड आता है ना तो दुनिया का हर एक एग्जाम तुम्हारे लेवल का तुम क्वालिफाई कर जाओगे। उस दिन बताए थे कि पहले भारत में मेडिकल का एग्जाम या इंजीनियरिंग का एग्जाम हर एक कॉलेज का अलग अलग होता था, जैसे एम्स का अलग, बीएचयू का अलग, एएमयू का अलग, बीसीसी अलग, एआईपीएम भी अलग, है ना, सब अलग अलग होता था। तो वही बच्चा का सब में हो जाता था जिसका प्रिपरेशन अपने लेवल पर चला गया होता। जो जिसका प्रिपरेशन अपने लेवल पर आ गया ना वो उस लेवल का सारा एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। जैसे लगता हो जो आदमी यूपीएससी क्वालिफाई करता है वो उस लेवल में जितना भी एग्जाम होता है ना वो जिस एग्जाम में बैठेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो एक लेवल लाना होगा अपने अंदर, और वो लेवल क्या है? एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल के जगह पर ले जाना होगा, अपने आप को उतना स्टैंडर्ड बनाना। बात समझ आया? और वो कैसे बनेगा स्टैंडर्ड? तो एक एक चीज को बारीकी से समझना होगा, और जहां न बुझाए वहां पूछना होगा। अभी नहीं कि लजाइले सरमाइले बैठे रह गए, कुछ भी नहीं किए, है ना, तो वो कंफ्यूजन तो रह जाएगा। ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन जमा होते होते 2 साल में तुम्हारा जीवन भी कंफ्यूजन बन जाएगा।
कुछ समझ में आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं या क्या छोड़े, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, स्ट्रेटजी तैयार करना। बिना स्ट्रेटजी के पढ़ाई संभव नहीं होगा। आप क्वालिफाई तो हरगिज नहीं करोगे, पढ़ लोगे लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अगर एक स्ट्रेटजी के तहत नहीं पढ़े तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी hydrogen atoms, how many hydrogen atoms are present in 9.6 gram of urea? 9.6 gram of urea, NH2CO NH2। यूरिया का नाम तो तुम लोग सुना ही होगा। यूरिया खाया जाता है, खेत में डाला जाता है ना। धान या गेहूं या मक्का जो भी फसल है वो ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा फसल उगे, अच्छा हो, उसके लिए यूरिया का यूज किया जाता है उर्वरक के रूप में, है ना, खेत में फर्टिलाइजर। और उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा धान या गेहूं उगाने का काम करते हैं, है ना। तो यही यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अब कहा जा रहा है कि 9.6 ग्राम यूरिया दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि बताइए हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, कितना हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा 9.6 ग्राम यूरिया में। तो हमको तो दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल यूरिया में 4 गो हाइड्रोजन एटम है, दिख रहा है ना, 2 और 2 4। हमको इतना ग्राम में निकालना है, हमको थोड़े ना एक मॉलिक्यूल में पूछा जा रहा है, हमसे तो पूछा जा रहा है 9.6 ग्राम में। तो एक एक होना तरीका है कि 9.6 ग्राम दिया है तो मोल में बदल लो उसको, यही ना करोगे, मोल में बदल लो। मोल में कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ यूरिया नहीं होगा, पढ़ लिया बैठल है मुंह बना के। गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास मतलब इसके सारे एटम के एटॉमिक मास को जोड़ दो, मोलर मास निकल जाएगा, 60 हो जाएगा। बात समझ में? तो सॉल्यूशन देखो इधर, सॉल्यूशन यहां पे सबसे पहला काम करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, यूरिया। यूरिया का पहले मोल निकालो, तो ये हो जाएगा 9.6 भाई, अब जोड़ लो 16 दूना 32, 48, 49, 50, 10, 60, 60 से भाग दे दो, कितना है भाग दिए तो कितना, 0.016 आ गया, भाग दिए तो आप लोग भी देख लेना। अब जरा सोचो कि यूरिया का इतना मोल है तो यूरिया का हम मॉलिक्यूल निकाल लें। अरे बोलो, अरे मोल दिया तो मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, अरे एवोगाड्रो नंबर से गुना करो दादा मोल साहब, यूरिया का मोल दिया है तो एवोगाड्रो नंबर से गुना करो, मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, ये 0.016 में कितना से गुना करें, 6.022 10 का पावर 23, एवोगाड्रो नंबर से 22 into 10 का पावर 23 से गुना कर दो। अब इतना मॉलिक्यूल है, और यहाँ देखो एक मॉलिक्यूल में 4 गो एटम है हाइड्रोजन का, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, तो 4 से इसमें गुना नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ H एटम्स इन यूरिया
ये हो जाएगा 4 गुना 0.016 इंटू 6.022 10 का पावर 23 हो गया बन गया। समझा? 0.16 आएगा 0.16 है 9.6 में 60 चला जाएगा तो 0.96 आएगा। इसमें 4 से गुना किए ये आ गया इंटू 6.022 से गुना करिए आ गया आंसर आ जाएगा 3.854 इंटू 10 का पावर 23 ये आपका आंसर होगा। चौबीस क्वेश्चन है डीबीपी में, अभी तो 2 ही हो पाया। हमको 2 वीडियो माने 2 लेक्चर लेना होगा जिसमें केवल क्वेश्चन ही होगा पूरा मोल कॉन्सेप्ट का, मतलब 3 घंटा कम से कम चाहिए मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने के लिए। इतना 2 क्लास जो ही होगा ना क्वेश्चन वाला, उससे तुम अपने अंदर तुम फील करोगे कि हम बहुत सारा चीज सीख रहे हैं, आगे हम बढ़ सकते हैं। अब केमिस्ट्री है ना, देखो हंस रहा है, लग रहा है कैसे ही इनका काम है, बोल देते हैं ऐसा ही। देखिए उनके पास है सब डीपी दिया हुआ है, हम लोग को मिला तो तुम ना मांगो जाके माना पढ़ेबो पढ़े मांग ना देबो करके हम डीपी भी सब दिए हुए हैं। हो गया ये, एक क्वेश्चन और कर दें। अभी क्लास नहीं चलेगा, अभी 5:30 बजे क्लास है ना, तो उस समय का उपयोग कर लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो सब पर अगर क्या समय का उपयोग चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे कैसे बोल दिया, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ क्या बोला है if 20% by weight, if 20% by weight of nitrogen N2 is present in a compound, present in a compound, the molecular weight, यहाँ पर N2 ऐसे लिखना nitrogen is present in a compound, the molecular weight of the compound may be, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये, ए नंबर ऑप्शन इसमें दिया है 20%। ये देखो मोलिटर्स ऑफ मास में पढ़ाए थे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड है, वही से क्वेश्चन। एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है और जो कितना परसेंट है 20% है, तो बताइए उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। कितना बढ़िया, कितना सिंपल, कितना सुंदर क्वेश्चन बताए थे थ्योरी। इसके लिए फर्स्ट थ्योरी क्या था, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू
मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मास ऑफ कंपाउंड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू क्या करना था 100 ना। ई तो दे रखा है कितना 20%, ई हो गया 28, 14 मतलब N2 के फॉर्म में रहेगा तो 28। ये हो गया मास ऑफ कंपाउंड एम कंपाउंड तो समझे ना, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इसलिए एम कंपाउंड इक्वल टू ये हो जाएगा 28 बटे 20 गुना 100। अब 20 5 100, 8 5 40, 5 2 5 गुना 10 4 14, 140 आंसर हो जाएगा। कौन आंसर होगा इसमें? डी नंबर 140। है ना मजेदार? जो पढ़ाया था भैया ना, यही सब एग्जाम में पूछा गया, सब पूछा गया क्वेश्चन हम करवा रहे हैं टोटल। यानी अगर तुम इसको बना पा रहे हो हाइड्रोजन का कहां लिखा है? नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है ना, इसीलिए वो क्वेश्चन से पता चल जाता है कि वो क्या लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में पता चल रहा है हो गया। एक और क्वेश्चन, इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। पढ़ने का जिसको मन नहीं करता और पढ़ाते हैं। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो ये पहले जो AIPMT होता था ना, उसी का क्वेश्चन है। हाउ many moles of electrons weight 1 kg, वेट 1 kg। और तुमको पता है, हम ये पढ़ाए हुए हैं शुरू में कि वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है कितना 9.108 कर देते हैं इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ए नंबर ऑप्शन दिया है 6.02 इंटू 10 का पावर 23। बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1/9.108 इंटू 10 का पावर 31। सी नंबर ऑप्शन दे दिया है 6.022 9.108 इंटू 10 का पावर 54 54। और डी नंबर ऑप्शन है 1/9.108 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 8।
एक का मास इतना दिया हुआ है और उतना में मोल बताना है, 1 केजी में मोल बताना है, तो कितना आसान है। जब एक का मास दिया है तो एक मोल का मास आप नहीं निकाल लीजिएगा, यानी इतना में एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दो, गुना कर दो। एक का मास इतना है, एक का मास इतना है, तो एक मोल का मास केजी में ही निकाल लो कितना होगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेगा कि मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास, जिसको हम लोग मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.108 इंटू 10 का पावर -31 केजी, तो एक मोल का कितना हो जाएगा, तो 6.022 10 का पावर 23 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ, ये पूरा केजी में आया है, देख लीजिए, ये पूरा जो है केजी में आया है, ग्राम में नहीं है, केजी में है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ, क्या निकलना है, मोल्स ना, नंबर ऑफ। अच्छा एक चीज, इसी को हम लोग मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे, देख लीजिए ये किसके बराबर है, इसी को हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन का मोलर मास भी कहलाएगा। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना में, एक है में ना, तो एक में पूरे से भाग दीजिए, 9.108 इंटू 6.022, आई देखो 23 है और कितना 8 हो जाएगा ना, यही 8 माइनस में, तो ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर 8 हो जाएगा। यही आंसर हो गया, कि नहीं हो गया, डी नंबर, देख लीजिए डी नंबर आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन ही करेंगे। क्या बोला, शांत से ज्ञान लेकर आए। टेंशन नहीं लो, बहुत सारा क्वेश्चन कराया जो हर एक टॉपिक में इतना इतना क्वेश्चन आएगा कि